ओम सैनी जी, एक सवाल आपसे है। अगर राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, जो बिहार में महागठबंधन हुआ था, एक मंच पर आए थे लालू, नीतीश, कांग्रेस भी साथ में थी, तो उसका जो बेस था वो बेस यही था कि एक महादलित के लड़के को मुख्यमंत्री बनाया गया है। बहुत तारीफ की थी लालू यादव ने, कहा था कि महादलित का लड़का आगे बढ़ रहा है तो उसका समर्थन करते हैं। अब जब इस महादलित के लड़के के साथ ऐसा हो रहा है और इसके बाद लालू यादव विमुख जा रहे हैं, उससे लालू यादव ने नीतीश के समर्थन का ऐलान किया है, तो बिहार की ये जो राजनीति है, लालू यादव ने ये जो करवट बदली है, इसका कितना कुछ नुकसान होगा, जनता में क्या मैसेज जाएगा? जाहिर सी बात है इससे राजद को नुकसान हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम को कैसे आप इसकी कैसे व्याख्या करेंगे सैनी साहब? राजद का डिवीजन ऑलरेडी हो गया इस मामले ना। राजद के जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो कुछ निकल करके स्पष्ट रूप से कहने रह गए हैं कि हमें इस तरीके से मांझी को हटाने की बात नहीं करनी चाहिए और नीतीश कुमार को जल्दी नहीं करनी चाहिए। ये अलग बात है कि जो वाइडर उन्होंने जो बड़ा एक गठबंधन बनाने की कल्पना की है उसको लेकर के और चर्चा करें और कहें कि अब राष्ट्रीय स्तर पे हमें एक विकल्प के रूप में उभरना है। ऐसी स्थिति में ये जितना वक्त मिलेगा उतना शायद ठंडा हो जाएगा, वरना फिलहाल तो राजद टूटता हुआ नजर आ रहा है इसको लेकर के। ये जो 117 का आंकड़ा है जो कि चाहिए और नीतीश कह रहे हैं कि 130 उनके साथ में है, तो इसमें फर्क पड़ने वाला है। वो शायद मेरा ख्याल है कि 117 के बाद में जो 130 का बात बोल रहे हैं उसमें उन 5-7 लोगों को हटाने का सिलसिला हो सकता है जो राजद में इस वक्त खिलाफत के बगावत का चेहरा लिए हुए बैठे हैं और उनको वो लगता है। और साथ साथ में लालू भी सोचते हैं कि अगर दलित निकल गए हाथ से तो सिर्फ यादवों के भरोसे या मुसलमानों के साथ में लेकर के मुस्लिम मतों के सहारे तो बिहार में कुछ किया नहीं जा सकता। सभी कुछ को सबको जोड़ने की बात वो करेंगे। ऐसी स्थिति में सब चीजें अभी बड़ी पर्दे के पीछे हैं और मेरा ख्याल है कि ठंडा करने की चेष्टा की जाएगी और नीतीश इस मामले में बड़े उस्ताद हैं। वो ऐसा कर सकते हैं कि इन सबको शांत कर सके, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि नीतीश पहले कर चुके हैं ऐसा सिलसिला। और अब ये शरद यादव की चली हुई जो बात है उसको मेरा ख्याल है कि राजद में लालू तो करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन नीतीश शांति के रास्ते पर चला सकते हैं। अगर राजद टूट गया और राजद का एक बड़ा हिस्सा इसके पास में चला गया तो फिर मांझी अपने हिसाब से और अमित शाह उनके बैक पर जो काम करेंगे उसके इम्पैक्ट बहुत डिफरेंट किस्म के होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली का परिणाम क्या कहता है। दिल्ली का परिणाम मेरा ख्याल है कि दिल्ली की बोलती बंद कर सकता है और दिल्ली को बहुत उत्साहित कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। तो दिल्ली के परिणामों पे हमें निगाह रखनी पड़ेगी और वो जो फैसला होगा उसी के साथ में सारी सियासी चालें आगे चलेंगी। अभिषेक, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो आपका सवाल था कि लालू यादव ने महागठबंधन के वक्त ये बातें बोली थी। देखिए, राजनीति में सीधा कोई किसी का स्थायी रूप से दुश्मन या दोस्त नहीं होता, या विपक्षी कहें दुश्मन नहीं कहें हम। यहां अवसर के आधार पर समीकरण डिपेंड करते हैं। आज अवसर किसका क्या कर दे कोई पता नहीं है, कौन किसका सगा हो सकता है। लालू यादव, नीतीश, जो एक दूसरे को किसी भी मंच पे किसी सार्वजनिक फंक्शन में आंखें नहीं मिलाते थे, आज वो गले मिल रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये अवसर है, अवसर कब किसको कहां किसके समीकरण मिला दे इससे कुछ नहीं कह सकते। तो अभी देखिए, वक्त का इंतजार करिए, दिल्ली के परिणाम पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा और क्या सियासी चालें चलती हैं बिहार में वो भी उस पर बहुत कुछ रोचक दृश्य जो सामने आपके आएंगे, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। जी, भूपेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, अभी हमने सुना, योगेंद्र जी को भी सुना और साथ ही ओम सैनी साहब को भी सुना। अब अगर बात करें मांझी की, चूंकि एक गुमनाम से नेता थे जीतन राम मांझी, मुख्यमंत्री बने, सुपरस्टार बन गए, मीडिया का फोकस जो था, एक समय ऐसा था जब सिर्फ जीतन राम मांझी के बयानों पर रहता था। तो अब अगर जीतन राम मांझी के पास बचे रास्तों की बात की जाए, अगर वो मुख्यमंत्री पद से भी हटा दिए जाते हैं, नीतीश कुमार नए मुख्यमंत्री बनते हैं, जदयू से वो निष्कासित पहले ही किए जा चुके हैं, तो अब उनके पास क्या कुछ रास्ता बच जाता है अपनी जो राजनीति है उस राजनीति को बिहार में, ये जो राजनीति चलानी है अगर बिहार में, तो कुछ मुद्दे होने चाहिए, उनका एक स्पष्ट रास्ता होना चाहिए। तो अब मांझी के पास क्या कुछ रास्ता बचता है भूपेंद्र? देखिए, अब एक जानकारी मैं अभी आपको दे दूं कि राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी जो है वो 8:30 बजे दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में वो बैठक करेंगे बिहार की राजनीति को लेकर। मामला साफ है कि अब जो सियासत है वो दिल्ली तक तो जा ही रही है। जो लोग दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं उससे पहले ही नीतियों को लेकर के राज्यपाल दिल्ली जाने की तैयारी कर चुके हैं और वो दिल्ली चले जाएंगे। तो एक अभी की जानकारी आई है, इस पूरे मामले को लेकर वो दिल्ली जा रहे हैं। आज ही हालांकि पटना आए थे और आज वो फिर दिल्ली जा रहे हैं। तो संभव है कि कल तो नहीं लेकिन परसों तक कोई न कोई परिणाम जरूर आ जाएगा कि किस तरीके से निर्णय वो लेते हैं और क्या कुछ बिहार का होता है संवैधानिक तरीके में। दूसरी बात जो आपने पूछी, मांझी का अब क्या होगा, अभिषेक बता दें कि अगर हम लोग अपने सूत्र के आधार पर बताएं जी,
तो मांझी के 2 समझौते भाजपा से हो चुके हैं, जो अभी तक की जानकारी। एक तो ये कि उनके बेटे को और उनके दामाद को भाजपा की तरफ से टिकट दिया जाएगा, ये भाजपा के सूत्रों ने भी जानकारी दे दी है। मांझी ने 2 शर्तें रखी थी भाजपा के साथ, जो अब कई जुबान में, हालांकि राजद के कई नेता तो बहुत खुल के ये कह चुके हैं कि मांझी ने इस पूरे बगावत के लिए बीजेपी से किसी भी राज्य के राज्यपाल का पद मांगा था कि उन्हें राज्यपाल का पद दे दिया जाए। वो मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार हैं। साथ ही जो दलित वोट बैंक है, जिस 1.25 करोड़ की सियासत को लेकर के मांझी ने एक चाल चली थी और उसमें लालू और नीतीश सभी उलझ के रह गए कि कहीं वो चेहरे बेनकाब न हो जाएं, जिसकी अब तक बहुत कुछ हकीकत उनके नाम के पीछे खड़ी हुआ करती थी। लालू यादव का नाम लीजिए तो लगता था कि बिहार में सिर्फ यादवों की सत्ता चल रही है, लेकिन यादवों की हालत बहुत दयनीय है। यह भी एक बड़ा सच है। नीतीश के उस महादलित कार्ड को भी, जिसमें उन्होंने 22 जातियों को तो रखा था, लेकिन पासवान लालू यादव के साथ थे, इसलिए महादलित में पासवान को नहीं शामिल किया। अब रघुवंश प्रसाद सिंह ने यह सवाल उठा दिया है कि उन्हें उसमें शामिल किया जाना चाहिए। और जैसा सैनी साहब ने कहा कि राजद में एक न दिखता हुआ फूट तो साफ तौर पर दिख रहा है। रघुवंश प्रसाद सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और सार्वजनिक मंचों से लगातार वो कहते रहे हैं कि नीतीश के साथ समझौता हो न हो, ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। अपने वोट बैंक पर पकड़ के लिए किसी भी तरीके के सियासी समझौते को हम फौरी तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं है। ये अलग बात है कि लालू यादव अपने उस जमीन को बचाने की जरूर जद्दोजहद कर रहे हैं, जो उनके हाथ से या सियासत से पूरी तौर पर निकल चुका है। लालू यादव के पास अब कहने के लिए सियासत में दखलंदाजी का कोई पद नहीं बचा है। खुद नहीं है, बेटी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, हालांकि चुनाव सबको वो लड़ाए थे। तो अब एक रास्ता उन्हें चाहिए, चाहे विधान पार्षद के तौर पर या फिर किसी और तरीके से। जी बिल्कुल। तो इस चीज को लेकर के ज्यादा मुखर होकर वो खेल रहे हैं, और यही उनका मुखर होकर के खेलना, जैसा सैनी साहब का इशारा था कि एक न दिखता हुआ टूट दिख रहा है, वो साफ है। और अगर लालू यादव इस चीज को बचाने की कोशिश करते हैं तो भी उनका नुकसान होगा, और नीतीश के साथ नहीं जाते हैं तो भी उनका नुकसान होगा। हाँ, फायदा उस स्थिति में जरूर हो सकता है जब वो सपा के साथ जुड़ करके नीतीश के उस चेहरे को बेनकाब करें कि नीतीश ने अगर कोई सियासत बिहार में की है तो लालू मुखालफत की थी, नरेंद्र मोदी की नहीं। ये अलग बात है कि आज सियासे हुए जो सियासत के बदले हुए पैमाने हैं, उसमें नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाया जा रहा है। शायद मुस्लिम तुष्टीकरण का भी एक मामला कहा जा सकता है। बिल्कुल भूपेंद्र, बिल्कुल। चलिए बिल्कुल भूपेंद्र सहमत हैं आपसे, और बिल्कुल तो बिहार का जो सियासी घमासान है, ये काफी कुछ दिल्ली के दंगल के नतीजों से प्रभावित होगा। क्या कुछ होगा मांझी का, ये तो आने वाले 1-2 दिनों में पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी नजर है वो नजर रहेगी दिल्ली के दंगल पर, क्योंकि दिल्ली के दंगल के नतीजे ही बिहार के इस सियासी घमासान के नतीजों को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। तो नेशनल स्पेशल में मुझे दीजिए इजाजत, कल नए मुद्दों के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। जिंदगी का हर पहलू दिखाता है जन टीवी। शख्सियतों से होती है मुलाकात, बहती है सुरों की गंगा राग और ताल के साथ। मन को पावन करता तीरथ, भुलाता सारा अभिमान। हम करते हैं नारी युग का सम्मान, जगमगाते हैं मनोरंजन का संसार, लगाते हैं यादों का अंबार। खेलों से बढ़ जाती है मन की रफ्तार। हम हैं आपके दिल की आवाज, जन टीवी, जन जन की आवाज। ऐसा गजब न कीजिएगा जी, ऐसा गजब न कीजिए। हम हथियार से डरते नहीं है, ना हम पाकिस्तान की पहली लड़ाइयों से डरे। कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। From our struggle for freedom and from the teaching of Mahatma Gandhi. फिर वही रात है। महबूबा महबूबा। डालते हैं कुछ ऐसी ही यादगार जीवनियों पर नजर। देखिए यादों का सफर।
जन टीवी पर। कौन सा देश चाहता है विश्व में अपनी धाक? अमेरिका की हरकतों से हिल जाता है संसार। विश्व की महाशक्तियां अब बाजार पर दे रही हैं ध्यान। आने वाले समय में चीन का कैसा रहता है रुख? और इन तमाम घटनाक्रम पर भारत का कैसा रहता है स्टैंड? इन तमाम हलचलों को देखने के लिए देखिए हमारे साथ वर्ल्ड दिस वीक सिर्फ जन टीवी पर। मैं हूं अभिषेक भारती और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा, सीएम राजे, भूपेंद्र यादव, सौदान सिंह, अशोक परनामी सहित तमाम दिग्गजों ने किया मंथन। 85 लाख के टारगेट पर रही नजर। मुख्यमंत्री राजे ने किया अडानी ग्रुप के साथ एमओयू। प्रदेश में 10,000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क होंगे विकसित। ग्रुप 40,000 करोड़ रुपए का करेगा निवेश। जयपुर में हुआ राष्ट्रीय कृमि नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सीएम राजे ने किया आगाज। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के कहर से अभी तक 100 लोगों की मौत, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी जताई चिंता, कहा बीमारी को लेकर सरकार गंभीर। और धौलपुर और बीकानेर में दिन दहाड़े हुई व्यवसायियों से लूट, लुटेरों ने फायरिंग कर लूटे 56 लाख रुपए बीकानेर में, साथी ही निकला लुटेरा। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भाजपा के सदस्यता अभियान की खबर के साथ। भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर राजधानी जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में समीक्षा बैठक आयोजित है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री और अभियान के प्रदेश प्रभारी जेपी नड्डा भी शामिल हुए। इसके अलावा बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय सह संयोजक अरुण सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में राजस्थान के हर जिले से पहुंचे जिलाध्यक्षों से सदस्यता अभियान का फीडबैक लिया गया। इसके साथ ही उन्हें और भी रणनीति के साथ सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए गाइडलाइंस दी गई। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि भाजपा लगातार प्रदेश के चुनावों में सफल रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी चुनाव के लिए योग्यता उम्मीदवार द्वारा बनाए गए सदस्यों पर निर्भर करेगी। परनामी ने कहा कि अब वार्ड पार्षद का टिकट भी उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने 500 कार्यकर्ता जोड़ने की क्षमता दिखाई हो। सबसे पहले तो मैं आदरणीय सौदान सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज वो हमें अपना यहां पे मार्गदर्शन देने के लिए पधारे। निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश में सदस्यता अभियान को और अधिक गति मिलेगी। और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी को, जिनके अथक प्रयास से, अथक मेहनत से हमने राजस्थान प्रदेश में जिस प्रकार से हमने विधानसभा के चुनाव में एक इतिहास बनाया, उसके बाद लोकसभा के चुनाव में एक इतिहास बनाया, फिर हमने नगर निकाय के चुनाव और नगर निगम के चुनाव में एक इतिहास बनाया, और उसी इतिहास को दोहराते हुए आप लोगों ने इस पंचायत चुनाव में भी एक इतिहास बनाया है। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का बहुत। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विजय वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय, भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर के इस बैठक का आयोजन किया गया था, कई बड़े बड़े नामों ने शिरकत की, लेकिन सवाल यही है कि 85 लाख का टारगेट दिया गया, क्या लगता है 85 लाख का टारगेट पूरा किया जा सकेगा? विजय, देखिए भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर के बैठक आयोजित की गई थी। 85 लाख का टारगेट है, क्या लगता है भाजपा के लिए आसान रहेगा इतना 85 लाख के टारगेट को पूरा करना?
तो अब विजय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। विजय, भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान को लेकर के बैठक बुलाई है, 85 लाख का टारगेट है, 27 लाख अभी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, 27 लाख सदस्य हैं। क्या लगता है 85 लाख पहुंचना